आज की हमारी वीडियो करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीई कहा जाता है, कि यूनिट 2 के ऊपर है। और यूनिट 2 का आपका नाम जो है वो है बेसिक्स ऑफ पेडागोजी। तो जैसा कि आपके सब्जेक्ट के नाम में ही पेडागोजी आ रहा है, तो इस यूनिट के अंदर आप पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे कि पेडागोजीज क्या होती हैं, इसका नेचर क्या होता है और किस तरीके से टीचिंग में करिकुलम काम आता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं टीचिंग मेथड के, कौन कौन से मेथड होते हैं टीच करने के। ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये है डीएलएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट। और अगर आप इसी यूनिट को, सेम यूनिट को, सेम वीडियो को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, या आपका कोई दोस्त जो हिंदी मीडियम का है, तो वो ऑन स्क्रीन पाठशाला वाला जो पुराना चैनल है वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकता है। तो स्टार्ट करेंगे ये वीडियो, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, हिंदी में कोई भी नोट्स नहीं होंगे, इस चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यूनिट 2 का नाम बेसिक्स ऑफ पेडागोजी है, और जो सिलेबस वाइज सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ पेडागोजी। कि जो पेडागोजी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है और नेचर क्या है, ये दोनों बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग या कॉन्सेप्ट की बात करें तो पेडागोजी मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड किया जाता है एज द अप्रोच टू टीचिंग। मतलब टीचिंग के लिए जो अप्रोच होता है इसी को हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं। और अगर मीनिंग की मैं बात करूं तो ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड पेडागोगोज। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है पेड, मतलब होता है चाइल्ड, और आगोगोज मतलब होता है लीडर, यानी कि टीचर जो उसको आगे पढ़ाएगा, आगे सिखाएगा। तो इट इज एन एक्ट ऑफ टीचिंग। आप कह सकते हो कि पेडागोजी के अंदर हम सीखते हैं कि टीच कैसे करते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ टीचिंग। द पेडागोजी अडॉप्टेड बाय टीचर्स फॉर द टीच बेटर। तो सीधी सी लाइन है यहाँ पर, एंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इसके अंदर की जाती है। बात करेंगे डेफिनेशन की, तो बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर अलेक्जेंडर की है जिन्होंने 2024 में दिया था, और इन्होंने कहा था कि पेडागोजी इज नथिंग बट द एक्ट एंड डिस्कोर्स ऑफ टीचिंग। तो सिर्फ 4 वर्ड्स की डेफिनेशन है, आप इसको जरूर याद कर लें, और पेपर में जब भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो डेफिनेशन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बात करेंगे नेचर की। तो नेचर क्या है पेडागोजी का? तो पेडागोजी इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है। पेडागोजी इज अ साइंस, ये साइंस भी है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। पेडागोजी इज एन अप्लाइड साइंस, ये ऐसा साइंस है जिसको अप्लाई किया जाता है, ना सिर्फ पढ़ा जाता है। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग हम कह सकते हैं पेडागोजी है। मेथड ऑफ टीचिंग भी इसका एक नेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, और मैक्सिम्स यानी कि सूत्र या आप कह सकते हो फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि हमारा जो टीचिंग है, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, टीच करते हैं, ये किन किन सिद्धांतों पर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एम ऑफ क्लैरिटी प्रिंसिपल, यानी ये प्रिंसिपल कहलाता है कि जब भी आप कुछ टीच कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई एम होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, इस अंदर एक्टिविटीज होती है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, आपके टीचिंग में मोटिवेशन हो, ये भी प्रिंसिपल है इसका। कोऑपरेशन, बच्चे और टीचर्स आपस में कोऑपरेट करके पढ़ाई करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी यहाँ पर मतलब है कि चीज़ें दूसरे से रिलेट करके आप पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस, तो ये भी ध्यान रखना है कि टीचिंग जब भी कराई जाती है तो उसमें प्रोग्रेसिवनेस होनी जरूरी है, वो प्रोग्रेस होना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए, ये भी इसका प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को अपनी बातें कहने का मौका दिया जाए। चेंज एंड रेस्ट, एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, बच्चों से फीडबैक लेना भी टीचिंग का ही एक प्रिंसिपल माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर 10 के 10 प्रिंसिपल्स आपको करा दिए हैं। आपके एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन यू विल हैव टू राइट 5 पॉइंट्स ओनली, एंड देन यू शुड ऑल्सो एक्सप्लेन द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना इज मस्ट, ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 5 पॉइंट लिखने से 5 नंबर मिल जाएंगे तो इट विल नॉट हैपन।
चलिए बात करेंगे मैगजीम्स की, सूत्रों की। तो क्या होता है मैगजीम्स और टीचिंग के क्या क्या सूत्र होते हैं? पहला होता है टेंजिबल टू एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों को टीचिंग के अंदर सिखाया क्या जाता है? टेंजिबल टू एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो आप हिंदी में। मूर्त से अमूर्त की ओर की जो चीजें हैं वो सिखाई जाती है। इट मीन्स कि जो चीजें बच्चों को दिख रही हैं यहाँ पर सामने, उससे हम बच्चों को वो चीजें सिखाते हैं जो नहीं दिखाई दे रही, जैसे यूनिवर्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो गैलेक्सीज, जो इमेजिनेशंस है बच्चों की वो। सेकेंड वन इज नॉर्मल टू स्पेशलाइज्ड की तरफ जाता है टीचिंग। हमेशा पहले नॉर्मल चीजें सिखाई जाती हैं ताकि बच्चा स्पेशल चीजों को बाद में सीख सके। नोन टू अननोन होती है, जो चीज बच्चा जानता है प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए न्यू नॉलेज को बच्चे के अंदर डाला जाता है। इजी टू हार्ड होता है, और रियल टू इमेजिनेशन होता है, नियर टू फार होता है। मतलब कि आपको ध्यान रखना है मैगजीम्स के अंदर बताया जाएगा कि जो बच्चे को टीच किया जा रहा है वो बेसिकली किन फॉर्मूलाज के बेसिस पे किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काम कर रही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग में क्या रिलेशन है? बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग की अगर हम बात करें तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहला तो रिलेशन यही है कि जो टीचिंग और लर्निंग है दोनों ही फॉर्मल भी हो सकते हैं, मतलब आप इंस्टीट्यूट में स्कूल में जाकर पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, एज वेल एज इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। आप घर के बाहर, स्कूल के बाहर, कोई भी आपको कहीं भी कुछ भी सिखा सकता है और आप सीख सकते हो। बोथ आर गोल ओरिएंटेड, ये भी ध्यान रखना है कि चाहे वो टीचिंग हो या लर्निंग हो, दोनों ही गोल ओरिएंटेड होते हैं, दोनों में ही गोल सेट होते हैं। फिर आता है गुड टीचिंग रिजल्ट इन गुड लर्निंग। बिल्कुल, अगर गुड टीचिंग आप करते हो, अगर बच्चे अच्छे से सीखेंगे, आप अच्छे से टीच करोगे तो अच्छा ही सीखेंगे। सेकंड क्या है कि वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग। वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग। अब क्या कर सकते हो आप? ऑब्जर्वेशन की जा सकती है टीचिंग की, बट लर्निंग की नहीं की जा सकती। बोथ रिक्वायर स्किल्स, दोनों में ही स्किल्स, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और डेफिनेट प्रिंसिपल्स की नीड होती है। ओनली गुड लर्नर बिकम अ गुड टीचर, और ये भी आपको ध्यान रखना, इन दोनों में रिलेशन है कि अगर कोई अच्छा लर्नर है तो वो अच्छा टीचर भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर जो भी सिलेबस में मेथड दिए गए हैं हम उन्हें डीपली पढ़ेंगे। पक्का इन 4 मेथड के अंदर से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो पहला जो मेथड है यहाँ पे वो है लेक्चर मेथड। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है जो कि क्लासरूम में टीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो लेक्चर मेथड है, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ मीडिया। इसके अंदर आप कोई भी मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी रिवाइव्ड अर्ली, इसको पहले से रिवाइव किया जा सकता है। द टीचर कैन बी अ मॉडल। ये जो लेक्चर मेथड होता है इसमें टीचर को एज अ रोल मॉडल भी दिखाया जा सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल कैन बी कवर्ड। इसके अंदर बहुत सारा मटीरियल कवर किया जा सकता है। और गुड एक्सप्लेनेशन अगर दी जाए तो लेक्चर मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता है। वहीं देखें हम इसके डिसएडवांटेजेस की, तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी होती है टीचर के ऊपर जो कि यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहा होता है। नॉट मोर इफेक्टिव, ये टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। यहाँ पर वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वन साइड कम्युनिकेशन, टीचर ही बोले जा रहा हो, लेक्चर दे रहा होता है। इंफॉर्मेशन कैन फॉरगॉटन क्विकली। इस मेथड से बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं ना उसे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। स्टूडेंट्स फील बोर्ड समटाइम। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू टीचिंग को बोरियत भी फील करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की बात करेंगे तो इट इज़ अ विजुअल टीचिंग मेथड दैट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट कवर्ड थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो इसके अंदर विजुअली चीज़ें दिखाकर बच्चों को हम डिमॉन्स्ट्रेट करके टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। बात करेंगे एडवांटेजेस की, क्या फ़ायदे हैं इसके। ये प्रोवाइड करता है इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। ऑल्सो इट टीच स्टूडेंट्स न्यू प्रोसीजर्स, नई चीज़ें सिखाने के लिए काम आता है ये। इट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल और नॉलेज बिकम परमानेंट। इसके थ्रू जो बच्चा सीखता है वो नॉलेज परमानेंट हो जाती है। इट ऑल्सो डेवलप लर्नर्स
मोटिवेशन, बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी लेकर आता है अगर आप यूज़ करते हो डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड को। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ओनली सुटेबल फॉर द ट्रेनिंग स्किल्स, तो अगर कोई ट्रेनिंग स्किल्स है किसी अंदर तो ही वो इस मैथड को यूज़ कर पाएगा। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चनिंग नॉट अलाउड, तो जब डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा होता है तो उस दौरान बच्चे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। और क्या इसका नुकसान है कि लेक ऑफ इक्विपमेंट की वजह से कई बार ये मेथड इफेक्टिव नहीं होता है। रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट फ्रॉम द एजुकेटर, तो एजुकेटर जो है उसकी तरफ से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या एफर्ट देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम एक्सपेरिमेंटेशन मैथड की तरफ। इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मैथड फॉर स्टडिंग बिहेवियर। इट इज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप कह सकते हो एक तरीके से ये ऑब्जर्वेशन की तरह होता है। बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप ध्यान रखिएगा पेपर में कोई भी मेथड पूछे आपको पहले तो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, देन आफ्टर यू विल राइट एडवांटेजेस ऑल्सो एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो एडवांटेजेस की बात करें, मेरिट्स की बात करें तो ये मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड होता है। ये इनेबल एक्यूरेट द ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से दिखाता है। इस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिनोमिना, तो जो दूसरी अलग अलग चीज़ें हैं उनके बीच रिलेशनशिप को शो करता है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो वैलिड और रिलायबल होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है ना, तो इसलिए ये इसके फायदे हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस के नुकसान की, तो ये कॉस्टली और टाइम टेकन होता है। इसमें नीड होती है प्रॉपर कंडक्शन की, इट नीड स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एवरीवन कांट डू इजीली, तो कोई भी रेगुलर टीचर ऐसे जो मेथड है उसको यूज करने में एबिलिटी नहीं होती है उनके पास। चलिए नेक्स्ट जो आपका मेथड है डिस्कशन मेथड, तो मैं मेरी तरफ से तो मैं इसको बहुत ही बढ़िया मेथड मानती हूँ। अगर आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं तो उनके बीच डिस्कस मेथड से अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये प्रैक्टिकली मेरा पर्सनल आपसे एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो डिस्कशन मेथड को आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ किया कीजिए। अगर आप टीच करते हैं, होम ट्यूटर हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हायर क्लासेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डिस्कशन मेथड क्या है? डिस्कशन मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों के बीच या ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में आइडियाज़ को शेयर करना, एक्सचेंज करना, नए नए व्यूज़ जानना, इसे कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये डेमोक्रेटिक मेथड है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल पता चलता है यहाँ पर, ये साइकोलॉजिकल मेथड है और इसमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग भी होती है। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें मोनोपोलाइजेशन देखने को मिल जाएगा आपको, ऑफ ट्रैक डिस्कशन हो जाता है। कई बार हम डिस्कशन किसी और टॉपिक पे कर रहे होते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं, ऐसा कई बार होता है। लेसर स्कोप है क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया तो वहाँ आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड हाँ, इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर द हायर क्लासेस, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बीच अगर आप डिस्कशन करवाओगे तो उनके डिस्कशन का लेवल अलग ही हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये हायर एजुकेशन या हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका फुलफिलमेंट ऑफ द लर्नर्स ऑफ डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू देयर नीड, टेक्निक इन द रेफरेंस ऑफ 2009 एजुकेशन राइट। तो 2009 में जो एजुकेशन राइट दे रहे हैं उसके आधार पे आपको बताना है कि बच्चों की नीड के अनुसार क्या क्या टेक्निक्स यूज किए गए या क्या क्या प्लान्स बनाए गए। तो हम बात कर रहे हैं RTE 2009 की, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर 4A को यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, एक एक करके पढ़ लेंगे। पहला है अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। तो ये 4A आपको जरूर याद लेने हैं। अगर पेपर में इसका कॉन्सेप्ट पूछता है तो आपको इसको लिखना होगा। बात करेंगे प्लान्स ई टेक्निक्स ई, क्या क्या यहाँ पर टेक्निक्स यूज की गई थी यूनिवर्सल एजुकेशन को पूरा करने के लिए। तो पहला तो कोटा सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, मिक्स्ड क्लासेस दी गई ताकि हर तरह का बच्चा क्लास में आ सके, एजुकेशन को फ्री कर दिया गया, भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया और इंक्लूसिव एजुकेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया।
फिर भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मेरिट्स के साथ डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी जब हमने 2009 का जो एजुकेशन राइट है वो निकाला या इंट्रोड्यूस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आउटसाइड स्कूल, तो बच्चे जो स्कूल में हैं ही नहीं, जिनका अभी तक नामांकन एडमिशन ही नहीं हुआ, उन बच्चों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से हर जगह पर सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेजेस की वजह से कई बार यहाँ पर मतभेद देखने को मिल रहा। क्लास इन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सोसाइटी है उसकी बात हो रही है, उसमें जो क्लास इन डिफरेंस है उसकी बात हो रही है। और नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ी हमें अपने 2009 के एजुकेशनल राइट्स के अंदर। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट था, यूनिट 2 था ये आपका करिकुलम पेडागोजी का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी इसकी यूनिट 3।